तो जय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, हमारा जो क्लास था वो मैट्रिक्स पे जाकर रुका था। आज से हम डिटरमिनेंट शुरू करेंगे, डिटरमिनेंट्स चैप्टर 4 क्लास 12। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो डिटरमिनेंट के बारे में बात करें कि डिटरमिनेंट होता क्या है। सबसे पहले डिटरमिनेंट के जैसे ही नाम सुनेंगे तो हमें क्या आएगा कि डिटरमिनेंट होता क्या है। तो दिया है कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर रिलेटेड टू द स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जब भी डिटरमिनेंट रहेगा, मैट्रिक्स जैसे हम लोग पढ़ा पिछले क्लास में, पिछले वीडियो से आपने देखा होगा। तो मैट्रिक्स जैसे हमने पढ़ा ना, तो मैट्रिक्स में हमने पढ़ा एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, रो इक्वल टू कॉलम। यानी जो मैट्रिक्स का रो और कॉलम दोनों बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट इज अ नंबर रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स का होगा, केवल और केवल ओनली एंड ओनली वन स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, यानी कोई कभी भी हम डिटरमिनेंट लिखेंगे तो क्या होगा, या तो उसका रो ऑर्डर 2 into 2 का होगा, या 3 into 2 का होगा, या सॉरी 3 into 3 का होगा, या फिर 4 into 4 का होगा। कभी हम डिटरमिनेंट को 3 into 2 के ऑर्डर में नहीं लिख सकते। ये डिटरमिनेंट हमारा नहीं हो सकता है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है लेकिन डिटरमिनेंट का ऑर्डर नहीं हो सकता है। डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होगा। ठीक है, तो अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में नहीं जानते तो पहले पिछला वीडियो जाकर देखना पड़ेगा आपको। उसमें मैट्रिक्स का जो हम टाइप बताए थे, जितना भी टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स, मतलब जितना 5 या 6 टाइप टोटल था, वो टोटल टाइप देखकर उसके बाद यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले आप देख लेते हैं ये स्क्वायर डिटरमिनेंट के बारे में। यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में, डिटरमिनेंट में ज्यादा कुछ है नहीं। ऐसा चैप्टर बच्चों को लगता है कि ये काफी हार्ड चैप्टर है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें इसका जो प्रॉपर्टी होता है ना, यानी 5-6 इसका प्रॉपर्टी होता है, 5-6 नहीं या 7 रख लीजिए, 7 से 8 प्रॉपर्टी होगा जो मैं बता दूंगा। उसके बाद आपको चुटकियों में बनेगा ये डिटरमिनेंट। बस 6 या 7 प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग देखें प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी जो बोलता है कि इफ रो एंड कॉलम ऑफ एनी मैट्रिक्स, या फिर डिटरमिनेंट बोल सकते हैं, या स्क्वायर मैट्रिक्स यहां रहता तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, बोलना इफ रो एंड कॉलम ऑफ एनी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स इज 0 देन डिटरमिनेंट इज 0। यदि भी किसी मैट्रिक्स का, अब बात करें हम, यदि किसी मैट्रिक्स का रो 0 0 0, ये मान लो हमारा मैट्रिक्स है। बोल रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स का या तो रो, मान लो, या तो रो या फिर कॉलम, या फिर कोई कॉलम, या तो कोई रो ये साइड, जैसे अभी इसका जो क्या है 0 है, या फिर कोई कॉलम। यानी कॉलम बात करें तो ये ऐसे 0 0 0 A B C D E F। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला ही, सेकंड वाला भी हो सकता है, सेकंड कॉलम भी हो सकता है, थर्ड कॉलम भी हो सकता है, या फिर लास्ट रो, सेकंड रो भी हो सकता है और फर्स्ट रो भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी अगर मैट्रिक्स के, किसी भी यदि मैट्रिक्स के, किसी भी यानी किसी भी मैट्रिक्स के जो हमारा क्या हो कि रो या कॉलम, कोई भी एक रो या फिर कॉलम क्या हो, 0 हो, कोई भी रो या कॉलम क्या हो, 0 हो, देन डिटरमिनेंट इज 0। तो मान लो कि ये हमारा ये कोई मैट्रिक्स है जिसका एक रो क्या है, 0 है, तो हमारा डिटरमिनेंट ए का वैल्यू लिखना होगा तो क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। मैट्रिक्स में भी हमने थोड़ा सा डिटरमिनेंट के बारे में बताया था आपको। जैसे अभी हम बता दें आपको, ये प्रॉपर्टी 1 तो क्लियर हो गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं। कोई भी देखो, प्रॉपर्टी 1 कुछ बोल नहीं रहा है, बस सिंपल सा बोल रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स में भैया, किसी भी मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में अगर पूरा 0 होगा तो भैया उसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे सर, बार बार डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये होता क्या है, डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं, डिटरमिनेंट को हम कैसे निकालते हैं। तो हम जैसे मान लो हमारे पास कोई दिया हुआ है A B C और D, और बोलेगा कि इसका A इक्वल टू इतना है, तो A का डिटरमिनेंट निकालो। तो हम मैट्रिक्स जब पढ़ा देते तो आपको बताया होंगे डिटरमिनेंट निकालने के क्या करते हैं, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी AD, और बीच में माइनस का चिन्ह, और फिर ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी BC। इस तरह से डिटरमिनेंट निकालते हैं, सिंपल सा बात। तो कोई भी एक काम करो, देखो कोई भी एक मैट्रिक्स लो जिसका कोई या तो रो एक या फिर एक कॉलम एक 0 हो जाए। ठीक है, उसका इस तरह से डिटरमिनेंट निकाल कर दिखाओ। सपोर्ट दैट मैं आपको बता ही देता हूं। चलो मान लो A इक्वल टू है क्या है, 2 into 2 का मैट्रिक्स ले रहा हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा डिटरमिनेंट की बात करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमने लिया A B 0 0 0 0 है,
हमें बोले डिटर्मिनेंट ए निकालिए, तो अभी हमने क्या बोला कि ये क्रॉस वाला का मल्टीप्लीकेशन, तो a इंटू जीरो, और ये क्रॉस वाला का मल्टीप्लीकेशन यानी b इंटू जीरो, यानी जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या है, जीरो। यही तो है पहला प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी, यही बोल रहा है कि यही थ्री मैट्रिक्स का करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। यही बोल रहा है प्रॉपर्टी कि भैया अगर किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर एक रो या फिर एक कॉलम जीरो होता है तो वो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी दिमाग में घुसा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी बोल रहा है इफ एनी डिटर्मिनेंट, यदि किसी डिटर्मिनेंट हैव टू रो और टू कॉलम आर इक्वल देन द डिटर्मिनेंट इज जीरो। अब देखो ये बोल रहा है कि किसी डिटर्मिनेंट में, किसी भी डिटर्मिनेंट में या तो उसका दो रो या फिर दो कॉलम या फिर दो कॉलम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मान लो कि ये बोल रहा है किसी डिटर्मिनेंट में, किसी भी डिटर्मिनेंट में, सपोज दैट ए डिटर्मिनेंट है ए बी सी ई एफ जी और ई एफ जी। किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि उसका दो रो, सपोज दैट ये वाला रो और ये वाला रो, ये दोनों रो क्या है, आपस में बात इक्वल है, ये भी ये ई है एफ और जी है, दोनों इक्वल है, तो या तो दो रो या फिर दो कॉलम कर देते हैं हम, दो कॉलम ए बी सी और ई एफ जी, या तो दो रो या फिर ये दो कॉलम, कोई भी ये चेंज हो सकता है, ठीक है। या तो दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल हो तो भैया डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी सेकंड यही बोल रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी की कोई भी मैट्रिक्स लेंगे, चेक करेंगे उसमें अगर उसका दो रो या दो कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। सपोज दैट हम आपको एक मैट्रिक्स देते हैं, इसका बताइए डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो कमेंट कीजिए तो इसका डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट बताइए। मैं बोल रहा हूं कि ये दो, अब देखो डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू वाई। मान लो क्वेश्चन दिया डिटर्मिनेंट कितना होगा, मैं देखा कि ये रो और ये रो दोनों बराबर होगा, मुझे प्रॉपर्टी पता है, मैं क्या करूंगा, इसका सीधा इसका जीरो लिखूंगा। डिटर्मिनेंट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में रहेगा, सीधा जीरो लिख दूंगा, ठीक है, सीधा जीरो। अब जिसको नहीं पता हो क्या करेगा, दो लेगा फिर इससे निकालेगा, फिर थ्री लेगा फिर इससे निकालेगा, ऐसे करके निकालेगा ना। तो आप निकाल कर बताइए तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, ये क्वेश्चन निकाल कर बताइए कि इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। मैंने तो बता दिया सीधा कि ये जीरो होगा, भैया मुझे प्रॉपर्टी दो पता है, नहीं तो प्रॉपर्टी दो याद कर लीजिए, वैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ मान लो कि लॉन्ग क्वेश्चन में दे देगा बनाने के लिए, तो तब प्रॉपर्टी मत लगाना, नहीं तो नंबर काट लेगा बेटा, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जब देगा बनाने के लिए तो प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, क्योंकि नंबर कट जाता है। अगर नॉर्मल ऑब्जेक्टिव में दिया तो प्रॉपर्टी लगाओ और सीधे खलास कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है इफ टू consecutive row and column interchange then the value of determinant becomes negative। कितना सिंपल बात बोला, दो कंसिक्यूटिव यानी लगातार दो कंसिक्यूटिव रो एंड कॉलम इंटरचेंज, भैया हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट बिकम निगेटिव, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अभी देखते हैं हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्या डिटर्मिनेंट को ऐसे हम दर्शाते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसे ये मुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसमें नहीं, सीधा दो लाइन होता है, ठीक है। तो इसमें हम डिटर्मिनेंट एक दिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट दिए। हमें बोल रहा है थर्ड प्रॉपर्टी कि टू कॉन्सिक्यूटिव रो, दो लगातार रो ले लो या फिर कॉलम ले लो, कुछ भी, कोई एक हम लेते हैं, क्या कोई दो लगातार या कॉलम को हम ले लेते हैं, क्या जैसे मान लो कि हम कॉलम ले लेते हैं, आप रो ले लीजिए, जो मर्जी वो ले सकते हैं। इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स नेगेटिव। अब इसे इंटरचेंज करेंगे, यानी ए वाला जो रो है उसके जगह पर हम बी वाला सेकंड वाला रो रखेंगे, यानी बी ई एच आई ए डी जी इज इक्वल टू सी एफ आई। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो अगर इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए। इस तरह से इसका वैल्यू चेंज हो गया। अच्छा फिर से दोबारा करेंगे तो अगर ये वाला यहां पर लेकर आ जाएंगे और ये वाला, ये दोनों फिर से चेंज करेंगे तो फिर से चेंज हो गया, माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है।
रो को चेंज करेंगे तो सेम वही होगा। तब मुझे अब उम्मीद है कि ये तीनों समझ में आएगा। एक बार ओवरव्यू देखते हैं तीनों का। फर्स्ट जो बोल रहा है वो कह रहा है कि भैया अगर हम कोई भी डिटर्मिनेंट लिए हैं या फिर मैट्रिक्स लिए है, अगर उसका एक रो या फिर एक कॉलम पूरा जीरो है तो क्या होगा, वो जीरो होगा। सेकंड बोल रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या फिर दो कॉलम अगर इक्वल होता है तो क्या होता है, जीरो होता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। या फिर तीसरा बोलता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो को या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज मतलब एक की जगह पर दूसरे का जगह और दूसरे की जगह पर पहले का जगह, अगर ऐसा करते हैं तो जो फाइनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है वो किस में आता है, निगेटिव में आता है। अगर इसे हम बार बार करते हैं तो ये बार बार वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा तीन प्रॉपर्टी खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे मेन बात आ गया कि डिटर्मिनेंट हम निकालते कैसे। ठीक है, अब मैंने बताया था मैट्रिक्स में, लेकिन आप लोग मैट्रिक्स तो देखे नहीं होंगे अभी तक। तो पहले जाकर अगर मैट्रिक्स देखेंगे, अगर नहीं समझ में आता है मैट्रिक्स को जाकर मैट्रिक्स के रीति देखिए। तब तक के लिए मैं बताता हूं कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मान लो इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो हम पहले ए लेंगे फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि दो अंक का तो निकालना काफी आसान होता है, सिंपल ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल देंगे। फिर उसके बाद ये देखो b प्लस चिन्ह लिए, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह लेंगे, और b के सामने वाली यानी ये वाला, और b जिस में आता है वो वाला, ये वाला, ये दोनों हमें नहीं लेना। अब लेंगे कौन सा हम, d f g और i। समझ रहे हैं किस तरह से लेना है, जो b में आता है वो हम नहीं ले रहे हैं। यानी अगर हम आगे b रख रहे हैं, जैसे a लिए, जब a रखे थे तो a में जो आने वाला था वो नहीं लेते, बाकी सब लेते, यानी ये वाला नहीं लेते, बाकी सब लेते। बी होगा तो बी में हम ये और ये नहीं ले रहे हैं, बाकी सब ले रहे हैं। सेम वैसे अगर सी होगा तो ये प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस चिन्ह रहेगा, फिर प्लस। सी होगा तो क्या करेंगे, तो सी होगा तो हम ये नहीं लेंगे और ये वाला नहीं लेंगे, बाकी सब लेंगे। यानी यहां से ये जो लाइन है, ये लाइन को हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से जो बचेगा वो क्या लेंगे हम डिटर्मिनेंट के अंदर, डी ई जी और एच, ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व करके लिख देंगे, ए आई ई माइनस में लिखते हैं एफ एच, माइनस के बी डी आई, माइनस के लिखते हैं जी एफ, प्लस के सी डी एच और माइनस का जी और ई। तो इस तरह से हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। यहां पर कोई नंबर होगा तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। ये मैंने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा रहा था, उससे मैं भी बताया था कि कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट का। दो नंबर वाले का तो सिंपल होता है, ये दोनों का क्रॉस ऐसे करके सिंपल से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो है हमारा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अभी तक हमने प्रॉपर्टी 3 तक देख लिया, प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 के बाद 4 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या बोलता है। अगर देखिए 4 नंबर प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया है, अगर ई कोई डिटर्मिनेंट है उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया है के एम एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर हम उसका डिटर्मिनेंट चाहेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं के एम एन, तीनों में से, इसमें से k कॉमन हो जाएगा, इसमें से m कॉमन हो जाएगा, इसमें से n कॉमन होकर यहां पर लिख सकते हैं a b c d e f और g h i। इस तरह से हम कॉमन ले सकते हैं, या फिर इस तरह से हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर, यानी ऐसे है तो हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कहने का मतलब ये है कि जब भी हम, जैसे मैट्रिक्स में मान लो हमें क्या होता था कि मैट्रिक्स में मान लो हमें 2 है और हमें ये मैट्रिक्स के अंदर लेके जाना है ए बी सी डी में, तो हम क्या करते थे, लिखते थे 2a 2b 2c और 2d, इस तरह से करके लिखते थे। ठीक है, मैट्रिक्स में तो ये करते थे ना, जितना है सबसे मल्टीप्लाई हो जाता था 2 को। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स को ये हटा कर केवल ऐसे कर दे, डिटर्मिनेंट बदलते हैं, इसका वैल्यू जो होगा ये गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं, या तो हम किसी एक रो में 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये रूल बोलता है। ठीक है, तो जब हमें ऐसे निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, या तो किसी रो में कर दीजिए, या तो आप 2a 2b कर दीजिए, या फिर आप 2a 2c कर दीजिए, या फिर आप 2c 2b कर दीजिए, किसी एक में, या तो किसी एक रो में या फिर एक किसी कॉलम में। ऐसे हम डिटर्मिनेंट में कॉमन भी लेते हैं अंदर से, डिटर्मिनेंट के अंदर से, या फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट में। अब आगे हम बात करें तो यहां से आ जाएगा हमारा क्या, के एम एन आ गया यहां पर। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5।
5 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ए जो है अगर ए बी सी डी ई एफ, सेम वही बात बता रहा हूं, या 2 से डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, या तो किसी रो में कर देंगे, या तो 2a 2b 2c, फिर उसके बाद d e f और g h i, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये 2 को क्या ये वाला सेकंड रो से कर सकते थे, या फिर थर्ड रो से, या फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम से। मेन मकसद कहने का ये है कि अगर आउटसाइड या फिर कॉमन लेना हो या फिर इनटू करना हो किसी भी डिटर्मिनेंट में, तो या तो हम उसकी एक रो से कर सकते हैं या फिर एक कॉलम से कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सब में करना, मैट्रिक्स के जैसे ये नहीं चलता है, ठीक है, इसका थोड़ा सा चेंजिंग होता है। अब बात करें डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट, कोई ये मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाले और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताए हम मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले तो दोनों क्या होगा हमारा इक्वल होगा, इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो उसका क्या होगा कोई अंतर नहीं होगा, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा आपस में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। 6 प्रॉपर्टी खत्म। 6 के बाद और 2 प्रॉपर्टी है, 2 या 3 है, वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 के बाद 7 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। इस 7 नंबर प्रॉपर्टी नहीं है, एक तरह से हम मतलब प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह पर माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे, कहीं पर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है, और बोले कि हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है इसको हमें सॉल्व करो, तो पहले देखेंगे कि ये जो है प्लस या फिर माइनस ये क्या है, फर्स्ट रो में ऐसा लगा हुआ है, तो हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि A1 4 B2 5, पहले ABC ले लेते हैं, इधर ABC 3 और 6, अब प्लस या फिर माइनस है तो माइनस, और फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं XYZ, ये जो है XYZ और फिर वही 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अलग अलग करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें, ये रहा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खजाना, बोल सकते हैं VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खजाना, जहां पर हर एक साल CBSE बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, यहां से क्वेश्चन डालता है। बोलता है कि इफ A इक्वल टू n इंटू n, ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n इंटू n का है, तो अगर हम डिटर्मिनेंट में k से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा तो कितना आएगा, k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। जैसे हमें बोल दिया कि a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2, ठीक है, ऑर्डर दे दिया 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट a कितना है उसका 2, तो हमें बताओ कि 3 इंटू डिटर्मिनेंट a, 3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा। तो सिंपल सा बात, जो मैट्रिक्स सॉरी ये के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होगा क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, n का वैल्यू, n मतलब ऑर्डर कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो 3 और डिटर्मिनेंट a का वैल्यू a, यानी 3 का पावर 3 यानी कितना 27 और डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना है 2, आराम से यहां से करके निकाल के लिख देंगे 54, इस तरह से हम निकाल देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव देगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से एक ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो CBSE का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद देखिए 9 नंबर, जो 9 प्रॉपर्टी है वो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज या फिर नो चेंज, ठीक है, इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अभी एक पढ़ाए थे कि रो और कॉलम चेंज होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, अभी बोल रहे हैं कि वैल्यू चेंज नहीं होगा, सॉरी अभी एक बार पिछली बार बोले थे कि निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव, अभी बोल रहे हैं कि वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये क्या है, क्या कहना क्या चाहते हो, वो वाला फीलिंग हो रहा है, कहना क्या चाहते हो, तो बस कहना हम ये चाहते हैं कि अगर 2 रो और 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज होंगे तो वैल्यू निगेटिव होगा, ठीक है, वो मैंने पहले बता दिया था। ये बोल रहा है कि अगर हम रो को कॉलम में जैसे ABCDEFGHI है, अगर हम रो को कॉलम में बदल दें, ये वाले रो है, रो को कॉलम में चेंज करते हैं यानी ABC कर देंगे, ये रो है कॉलम में चेंज करते हैं DEF और GHI कर देते हैं। अगर हम रो को भैया कॉलम में चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं रो को कॉलम में, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा।
तो इस तरह से जो हमारा है एबीसी रो को कॉलम में चेंज करने पर कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया हमारा रो को कॉलम में चेंज करने के बाद। अब आगे हम देखते हैं, अब देखिए एक और इसमें टॉपिक छूट रहा है जो है डिटर्मिनेंट से हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वो भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब डिटर्मिनेंट का एक लास्ट टॉपिक जो बार बार रिपीट करता है इससे क्वेश्चन, वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल का हमें क्या दे देगा, एबीसीडी यानी वर्टेक्स दे देगा, यानी इसका ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स तीनों वर्टेक्स दे दिया। अब इससे पूछेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, और डिटर्मिनेंट द्वारा हमें क्या करना है, इसे निकालना होगा। हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्या, एरिया, जिससे निकालना होगा। ठीक है, और ये एक नोट में है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई से भी वीवीआई क्वेश्चन बोलेंगे। तो डिटर्मिनेंट के रूप में अगर एरिया निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ये जो वीवीआई क्वेश्चन है वो क्या है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्मेड बाय 3 कोलिनियर इन एक ही लाइन पर पॉइंट इज, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट हैं, इसके द्वारा अगर हमें एरिया निकालना होगा। ठीक है, कोलिनियर 3 पॉइंट है, उसके द्वारा हमें एरिया निकालना होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है और आपको आगे भी देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये वाला बस ऐसे याद रखना कि अगर कोलिनियर पॉइंट हो, 3 कोलिनियर पॉइंट हो, उसका एरिया में फाइंड करना होगा तो क्या मिलेगा, हमें 0 एरिया मिलेगा। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का जितना भी हमारा जो मुख्य टॉपिक बोल सकते हैं, यानी मेन टॉपिक जो बोला है वो हमने कर लिया। अब इसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करेंगे। उसके बीच में भी अगर कोई डाउट आता है तो हम कोई नोट्स होगा तो हम बना देंगे। ठीक है, वहां पर अभी यहां तक के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में।